लोकसभा में निरहुआ बाई इलेक्शन जीते थे और इस बार उनका परफॉर्मेंस तो हम बहुत बेहतर नहीं कह सकते हैं कि जो उन्होंने आश्वासन दिया था और जो उन्होंने कहा था उन सब बातों पे वो बहुत खरे नहीं उतरे। इस बार भी चुनाव बहुत रोचक होगा और मुझको लगता है कि पूरे यूपी में सबसे टफ चुनाव अगर कहीं होगा तो आजमगढ़ में होगा, क्योंकि यहाँ बसपा भी बहुत मजबूत है। मुलायम सिंह के परिवार से कोई समाजवादी पार्टी से नहीं आएगा तो फिर ये चुनाव एक तरफा हो सकता है। अगर कोई परिवार से आएगा, अखिलेश जी आएंगे, शिवपाल यादव जी लड़ेंगे, तभी मुकाबला रोचक देखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं हूँ राजीव कुमार और इस वक्त आजमगढ़ में लोकसभा 24 का चुनाव होना है और इससे में समय समय पे हम लोगों से भी बात कर रहे हैं। इस वक्त हम बात करने के लिए आजमगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार लोगों से हैं जो समय समय पे अपनी लेखनी और अपने कलम से समाज में जागरूकता फैलाते हैं। इन्हीं लोगों से बात करने के लिए भी हम आए हैं और ये जानने के लिए आए हैं कि 2024 में अब की बार क्या मुद्दे रहेंगे, क्या एजेंडा रहेगा, किस आंकड़ों पे ये चुनाव होगा। तो सारे लोगों से मैं बात करता हूँ आपसे कि जो आगामी चुनाव है उसको लेके क्या समीकरण बन रहे हैं और आप उसमें किस तरीके की बातें हमारे जनता तक रखना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल मिश्रा, मैं दैनिक जागरण का सीनियर रिपोर्टर हूँ। लोकसभा चुनाव निश्चित तौर पे मुद्दे तो हैं, लेकिन फिर भी जो आजमगढ़ का समीकरण बनता है, जातिगत समीकरण, वो उस पर आधारित रहेगा। ठीक है, तमाम बातें हैं। अभी राम मंदिर का मामला रहा और जो अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा रही सरकार की, तो इन तमाम योजनाओं के माध्यम से भाजपा अपना पक्ष मजबूती से रखना चाहेगी और उपचुनाव में विजयी हुए सदर सीट से सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ लगातार अभी ज़िले में बने हैं। वो तब उन्हें संजीवनी तब मिली कि जो हमारे सपा के कद्दावर नेताओं की वजह से उपचुनाव में सांसद धर्मेंद्र यादव जी पराजित हो गए थे। उसके बाद से इन्हें संजीवनी मिली तो लगातार बने हैं। मंच पर एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी की बातों से लगा कि उनके नाम पर मुहर है। तो अभी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ प्राथमिकता पर बने हैं प्रत्याशी के तौर पर और यह है। लेकिन अगर सदर संसदीय सीट पर देखा जाए तो इस बार भी सारी निगाहें माननीय मुलायम सिंह जी के परिवार पर ही लगी है। आसान नहीं होगा जब तक कि वो नहीं, वहाँ से उस परिवार से कोई नहीं आएगा। जिले से कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है। मामला सदर सीट पे अच्छा मुकाबला होगा। इस बार 2019 में गठबंधन था बसपा से, माननीय अखिलेश जी जीते थे। इस बार अगर गठबंधन है नहीं तो लड़ाई अच्छी होगी और मैं फिर दोहराता हूँ कि माननीय मुलायम सिंह जी के परिवार से ही कोई आएगा, तभी मुकाबला रोचक सदर सीट में होगा। तो जो चुनाव के आंकड़े हैं या चुनाव जो हुए हैं उनमें क्या जातिगत प्रभाव रहा है या धर्म का रहा है या किस तरीके की बातें, समीकरण क्या रहा है? निश्चित तौर पे जातिगत रहा है, धर्म का भी रहा है, धर्म का रहा है तो वो तो रहा ही है। कुछ विकास के मुद्दे भी रहे हैं तो ये बात है। लेकिन जो पिछले चुनाव अब तक सपा ने जीता है और जो ये हारे हैं तो थोड़ा सा ये रहा है कि यहाँ माननीय अखिलेश जी यादव जी के बने न रहने का मामला भी रहा और दूसरा ये रहा कि अतिरेक में हमारे सपा जो हमारी कमेटी है यहाँ की आजमगढ़ की, माननीय अखिलेश यादव जी प्रचार में नहीं आ पाए थे। उसका भी एक कारण बना कि धर्मेंद्र यादव अगर वो बनते तो माहौल चुनावी बनता तो आसान निरहुआ के लिए नहीं होता। और जातिगत समीकरण तो है ही और गढ़ है, निश्चित तौर पर यादवों का गढ़ है। चुनाव जीतना चाहिए था और कुछ विधानसभा क्षेत्रों में हमारे विधायकों ने मेहनत नहीं करी, केवल आगे पीछे घूमते रहे। माननीय धर्मेंद्र यादव के आगे पीछे घूमते रहे, अपना चेहरा दिखाते रहे, फील्ड में नहीं रहे, फील्ड में काम भी नहीं उन्होंने किया। उसका नतीजा उन्हें हार से का भुगतना पड़ा। चलिए, कुछ लोगों से हम और भी बात करेंगे कि अभी जिस तरीके के बातें चल रही हैं आजमगढ़, कभी समाजवादी पार्टी अपना गढ़ कहती है तो कभी बहुजन समाज पार्टी कहती है, लेकिन जीत पिछली बार उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की होती है।
क्या समीकरण होंगे। क्या नाम है आपका? राजीव चौहान, मैं हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी से हूँ, संवाददाता। समीकरण देखिए, इस बार जो मिश्रा जी ने बताया, जातिगत समीकरण आजमगढ़ में हावी रहेगा, चाहे अन्य जगहों पर जो भी रहा हो, लेकिन यहाँ जातिगत समीकरण ही हावी रहेगा। हालांकि जैसे अभी ताज़ा राम मंदिर मुद्दा है, ये भी कुछ फैक्टर काम करेंगे, लेकिन आजमगढ़ का जो इस वक्त धर्मेंद्र यादव का यहाँ से फिर हट के सफाई जाना ठीक है। और अगर मान लीजिए मुलायम परिवार से अगर कोई आता है तो इस बार भाजपा के लिए राह आसान नहीं होगी। चलिए, लड़ाई है, टफ है, क्या कहना होगा? क्या नाम है? मेरा नाम अनुराग यादव है और लड़ाई नो डाउट लोकसभा का चुनाव है, आम चुनाव है, तो जनता इसमें बहुत सूझबूझ से अपना प्रत्याशी चुनेगी, क्योंकि पिछली बार का जो चुनाव था वह सरकार नहीं बदल रहा था, मगर इस बार का जो चुनाव है वह सरकार बदलने का काम करेगा। एक एक सीटों पर जिम्मेदार युवा जो है कि बहुत जिम्मेदारी से, या हर वर्ग बहुत जिम्मेदारी से अपना वोट मतदान करेगा, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि लड़ाई बहुत टफ है। तो अब की बार भी क्या मान रहे हैं कि मुद्दे हावी होंगे या समीकरण? मुद्दे तो हावी कहाँ होते हैं, मुद्दे कोई हावी नहीं होते। मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, तमाम मुद्दे हैं। आप देख लीजिए, आज बजट आया है, बजट में भी कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि सरकार को कोई फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं, महंगाई है, तमाम ऐसी चीज़ें, कोई वर्ग आज के बजट से खुश नहीं है। तो मुद्दे होते नहीं हैं, समीकरण ही मेन होता है कि जातीय समीकरण जो होता है वो कहीं ना कहीं आजमगढ़ में पूरी तरह से हावी रहता है। जातिगत समीकरण पूरी तरह से हावी होता है। कुछ लोग और से हम बात करते हैं कि जिस तरीके की आजमगढ़ की भूमिका रही है, कभी समाजवादी पार्टी, कभी बहुजन समाज, बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें कही हैं। क्या लगता है, और अब की बार 2024 का ये जो चुनाव है, इसमें किस तरीके के बातें रहेंगी? क्या नाम है? मैं सचिन श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ देखता हूँ आजमगढ़ में। मुद्दे जैसा आप बता रहे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन ये सब मुद्दे जब मतदाता वोट करने जाता है तो ध्यान नहीं देता है। उसको लगता है सरकार किसकी बन रही है। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। इस बार भी चुनाव बहुत रोचक होगा और मुझको लगता है कि पूरे यूपी में सबसे टफ चुनाव अगर कहीं होगा तो आजमगढ़ में होगा, क्योंकि यहाँ बसपा भी बहुत मजबूत है। कुल मिला के दो लोकसभा है, अब की बार कुछ और परिवर्तन की बात? नहीं, परिवर्तन कोई हमको देखने की उम्मीद ऐसी नहीं लग रही है। हाँ, यह है कि अगर मुलायम सिंह के परिवार से कोई समाजवादी पार्टी से नहीं आएगा तो फिर ये चुनाव एक तरफा हो सकता है। अगर कोई परिवार से आएगा, अखिलेश जी आएंगे, शिवपाल यादव जी लड़ेंगे, तभी मुकाबला रोचक देखने को मिलेगा। चलिए, कुछ लोगों से और हम बात करेंगे। जिस तरीके की आजमगढ़ की बातें हैं, आजमगढ़ समीकरण की बातें हैं, धर्म की भी बातें हैं, सारे मुद्दे हैं। कुछ लोगों का ये गढ़ भी है, आपने बहुत समय तक इन सारी चीज़ों को देखा है। कुल मिला के 24 का आपका क्या एनालिसिस होगा, क्या नाम है? विजय कुमार यादव, संपादक दैनिक देवव्रत। देखिए, मुद्दे तो इस समय बहुत हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, छोटे और मध्यम लघु उद्योग जो हैं वो बैठ रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद, क्योंकि ये धर्म प्रधान देश और जात प्रधान देश है, ये दोनों मुद्दे हावी रहते हैं। अंततः चुनाव जो है वह धर्म पर और जात पर चला जाता है, और धार्मिक ध्रुवीकरण इस समय करने का पूरा प्रयास हो रहा है। जातिगत समीकरण यहाँ का जो है वो दूसरे तरह का है। ये समाजवादियों का चूँकि पहले से गढ़ रहा है, तो निश्चित तौर से चुनाव जाति और धर्म पर आधारित हो जाएगा अंततः जाते जाते। फिलहाल तो चुनाव इसी पर होना है। तो कुल मिला के आप आजमगढ़ में दो लोकसभा भी आप देख रहे हैं, दोनों लोकसभा के एनालिसिस हम बात करेंगे कि क्या रहेगा नतीजा। देखिए, कई चीज़ें चुनाव में काउंट करती हैं। चुनाव प्रदेशीय है कि देश का है, इस पर भी रहेगा। एक चीज़ और है जो तमाम लोग इग्नोर कर जाते हैं, ये 5 किलो राशन, 5 किलो मुफ्त का राशन बहुत बड़ा फैक्टर है आज की डेट में। इस चुनाव में वो अभी अपना काम करेगा। और उसके बाद प्रत्याशियों क्या स्थिति रहेगी, अभी तो कोई प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं है। तमाम चीज़ें प्रत्याशियों पर भी निर्भर करती हैं। कौन प्रत्याशी आ रहा है उसके अनुसार भी तमाम समीकरण बनते बिगड़ते हैं। तो प्रत्याशी आएंगे तो भी बहुत क्लियर हो पाएगा। अभी बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता और भविष्य में है। कुछ लोग और हैं, हम बात करेंगे। जिस तरीके के 24 की तैयारियां चल रही हैं, समीकरण है, चुनाव है,
क्या कहना होगा, क्या नाम है? शीतला त्रिपाठी, पत्रकार, ईटीवी भारत। अच्छा, देखिए 24 का चुनाव जातिगत समीकरण पे होगा और जैसा कि भैया ने बताया कि अंत में जाके जो भी जातिगत और धर्म के आधार पे चुनाव हो जाता है उसी के आधार पे चुनाव होगा। और यहाँ तो मुद्दे बहुत हैं, सांसद ने भी बहुत से दावे किए थे कि रेल लाइन भी जाएगी, बहुत कुछ दावे किए थे, सीवर लाइन बनेगी, ये सब अभी कुछ फाइनल नहीं हुए हैं, तो वो भी मुद्दे हावी रहेंगे। लेकिन जहाँ तक जब अंत में जाते जाते जो धार्मिक और ध्रुवीकरण जो जातिगत समीकरण होता है वो मुद्दे हावी हो जाते हैं। तो इसमें हावी कौन सा होता है? दोनों होते हैं, जातिगत और धार्मिक दोनों होते हैं। चलिए कुछ लोग और हम बात करेंगे। जिस तरीके की तैयारियां चल रही हैं एज ए पत्रकार, आपका क्या नतीजा और क्या आप कहना चाहेंगे, क्या नाम है? अतुल अग्रवाल, इंडिया न्यूज़ रिपोर्टर हूँ आजमगढ़ में। देखिए सरकार तो 10 साल पूरा किया है मोदी ने, लेकिन जनता को ज़मीन पे कुछ भी नहीं मिला है अभी तक। जो हमने देखा, हम भी रिपोर्टर हैं, मैं भी देखता हूँ फील्ड में घूम के, लेकिन हिंदुत्व का लेकर के मोदी जी अभी सरकार में चले आए 10 साल तक, जबकि शिक्षा के नाम पे 18% टैक्स लिया जाता है जनता से, भोली भाली जनता से 18% टैक्स लिया जाता है। और कोई व्यक्ति अगर हीरा खरीदने जाता है तो उससे जो है 3% टैक्स लिया जाता है। अब बताइए, शिक्षा तो गरीब से लेकर अमीर तक सब करता है, सभी अपने परिवार को पालता पोसता है, शिक्षा देता है, लेकिन अमीर आदमी हीरा खरीद सकता है, गरीब आदमी हीरा नहीं खरीद सकता। तो हीरे पर सरकार 3% टैक्स लगाती है और शिक्षा पे 18% लगाती। कहाँ तक ये न्याय है हिंदुस्तान की जनता के साथ? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ मोदी जी को कि महंगाई तो आपने चरम सीमा पे कर दिया, ठीक है, लेकिन कम से कम युवाओं के बारे में तो सोचिए। बेरोजगार युवा पड़े हुए हैं, महंगाई चरम सीमा पे है, शिक्षा आप 18% टैक्स पे करते हैं, प्राइवेट स्कूल जो है अनाप शनाप फीसें लेती हैं और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, शिक्षा नहीं मिलती है, जिसका मजबूरी में अभिभावक जो है अपने बच्चों को सरकारी छोड़ करके प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए बाध्य होते हैं और वहाँ 18% टैक्स दे करके अपने बच्चों को किसी तरह से पढ़ाई कराते हैं। तो मैं मोदी जी से यही कहना चाहता हूँ कि बजट तो आज उन्होंने पेश कर ही दिया, लेकिन कम से कम बच्चों के बारे में भी सोचें जो लोअर केजी से लेकर के हाई स्कूल तक पढ़ रहे हैं, इंटर तक पढ़ रहे हैं, उनको 18% टैक्स दे करके सारी बुक्स और स्कूल की फीसों सब पे 18% टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो मैं मोदी से ये कहना चाहूँगा कि फ्री में शिक्षा तो फ्री करें। तो चलिए, आपके हिसाब से क्या शिक्षा ही मुद्दा बनने वाली है इस 24 के चुनाव? बनना तो चाहिए, लेकिन जनता क्या है, जनता जो है हिंदुत्व पे चली जाती है मोदी जी के पास। नहीं तो शिक्षा तो सबसे पहले, शिक्षा स्वास्थ्य 2 चीज़ें बहुत मायने रखती है हिंदुस्तान की जनता के लिए, आम जनता के लिए। हर आदमी पैसे वाला नहीं है जो कि अपने बच्चों को पढ़ा सके कॉन्वेंट स्कूलों में। अगर 18% टैक्स ही माफ़ कर देंगी सरकार तो शायद गरीब बच्चे भी जाकर कॉन्वेंट में पढ़ सकेंगे। तो बहुत से मुद्दे आए हैं, बहुत सी बातें हुई हैं। कुछ लोगों से और हम बात करेंगे कि जो 24 का चुनाव आने वाला है उसको लेके आपने भी काफ़ी दिनों से कवरेज में करते रहते हैं। अब की बार क्या रहेगा प्रभावित करने वाली बातें? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विभाष है और मैं संवाद न्यूज़ एजेंसी में कार्यरत हूँ। और जहाँ तक बात चुनाव की है, ये तो सही बात है कि जब तक सारे प्रत्याशी मैदान में नहीं आ जाते हैं तब तक हम पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते हैं कि ऊँट किस करवट बैठेगा। और रह गई बात आजमगढ़ क्षेत्र की, तो आजमगढ़ में ये सपा का गढ़ रहा है। सपा और बसपा यहाँ पे लीडिंग पार्टी रही है और भाजपा ने काफ़ी मेहनत किया है और अभी भी वो काम कर रहे हैं। बाकी पार्टियाँ तो अभी आराम कर रही हैं, लेकिन भाजपा अपना काम कर रही है। तो इस हिसाब से लगता है कि जब अगर सैफई से या सपा अखिलेश के परिवार से, मुलायम सिंह जी के परिवार से अगर कोई आता है यहाँ पर, तब समीकरण यहाँ ज़रूर बदलेगा। और रह गई बात अब प्रत्याशी की, तो प्रत्याशी अब मैदान में आ जाएंगे तो फिर उसके बाद लोग निर्णय लेंगे कैसा होगा। यहाँ तो जाति फैक्टर तो बहुत ज़बरदस्त काम करता है और MY फैक्टर तो यहाँ बहुत ज़बरदस्त चलता है, जो पूरी तरीके से आप पिछला विधानसभा चुनाव देखे होंगे, 10 विधानसभा सीटों में एक भी किसी और पार्टी को नहीं मिला। 10 की 10 सीटें सपा के खाते में गई और किसी का खाता खुला नहीं। और लोग रह गई थी लोकसभा की बात, तो लोकसभा में निरहुआ बाई इलेक्शन जीते थे और इस बार उनका परफॉर्मेंस तो हम बहुत बेहतर नहीं कह सकते हैं कि जो उन्होंने आश्वासन दिया था और जो उन्होंने कहा था उन सब बातों पे वो बहुत खरे नहीं उतरे।
और अब देखिए अगर चुनाव फिर मैदान में आते हैं तो क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसमें निर्णायक भूमिका निभाएगी सैफई परिवार। तो अगर नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के परिवार से कोई आता है तो यहाँ का समीकरण कुछ होगा, अन्यथा कुछ होगा। कुछ लोग और हैं बचे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश गंगा है जी। और वर्तमान में 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसको देखते हुए ज़िले में सारे मुद्दे हैं और समीकरण है, जातिगत समीकरण, धार्मिक समीकरण, और मुद्दों के साथ मैं एक मुद्दा और ध्यान देता हूं जिसको प्रवास कहते हैं। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और आजमगढ़ और बिहार का बहुत बड़ी समस्या है। अभी तो प्रवास केवल नौकरी के ही लिए नहीं है, प्रवास यहाँ अध्ययन के लिए भी है, बच्चों को दूर जाना पड़ता है। और उसके साथ साथ इस प्रवास में बड़ी नौकरी के लिए नहीं बल्कि सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए जो 15,000 12,000 लोग जो उनकी सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं इस धरा पे नहीं विकसित हो पाएंगे, उसके लिए वो दिल्ली, मुंबई, अन्य जगह जाते हैं और वहाँ भी वो सेटल नहीं हो करके वहाँ के शहरी गरीब बन जाते हैं। यहाँ से बुरी स्थिति हो जाती है। इस चुनाव में शायद इस मुद्दे को और रखना चाहिए। साथ में अगर समीकरण की बात करें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आजमगढ़ में जो जातिगत समीकरण पहले से रहा है वो अभी भी है, और साथ में अगर हम अपनी पीढ़ी के अगर नए भविष्य को देख के बात करें तो हमें शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर ये दो चीज़ों पे, अभी भाई साहब ने कहा कि जो टैक्स लगाया गया है, जिस तरीके इसको महंगाई बढ़ाई गई है, अगर इसको कम नहीं किया जाता है तो आने वाला भारत का भविष्य इससे बहुत कमज़ोर साबित होगा, क्योंकि बिना स्वस्थ शरीर के और स्वस्थ मस्तिष्क के किसी देश का विकास नहीं हो सकता। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से या इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी से और चुनाव के जो तमाम प्रतिनिधि जो चुनाव लड़ेंगे उनसे गुजारिश रहेगी कि आजमगढ़ में प्रवास को लेकर के, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के, उनकी बुनियादी और सार्वजनिक सुविधाओं में और टैक्स की कमी में सुविधाओं को बढ़ाया जाए, यही गुजारिश है। नमस्कार जी, शुक्रिया। तो हमने मिलीजुली प्रतिक्रिया पत्रकारों से रही, यहाँ के वरिष्ठ पत्रकारों से हमने बात किया, अलग अलग मुद्दे, कहीं धर्म का भी बात आई तो कहीं जातिगत समीकरण जो हमेशा से हावी रहा है। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अगर यहाँ पे परिवार से, यानी कि नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के परिवार से अगर यहाँ कोई प्रतिनिधि आता तो यहाँ का समीकरण कुछ और होगा। इस तरीके की मिलीजुली प्रतिक्रिया आजमगढ़ के पत्रकारों से हमने ली और जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।